Go. नमस्कार, आप देख रहे हैं निम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ बिट्टू वर्मा। आज के हमारे खास कार्यक्रम कलम से क्रांति में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनकी देहांत 2010 में हो गई थी, लेकिन आज भी वो लाखों भारतीयों के दिलों में जिंदा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी की। शायद आपने इनका नाम सुना होगा या हो सकता है नहीं भी सुना हो। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा। इनका मुख्य उद्देश्य भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करना था। आजादी के बाद भी देश में अनेक क्रांतिकारी हुए, जिसमें राजीव दीक्षित जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। ये स्वदेशी आंदोलन के प्रखर प्रवक्ता थे। आज हम राजीव दीक्षित जी के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि एक रहस्यमयी मृत्यु होने के बाद भी आज तक भारत सरकार ने इसकी सीबीआई जांच नहीं करवाई और न ही किसी मीडिया कर्मी ने इस पर प्रश्न खड़ा किया। एक इतने बड़े क्रांतिकारी की रहस्यमयी मृत्यु हो जाती है, लेकिन देश के किसी भी मीडिया में इसकी चर्चा तक नहीं की गई। आखिर किन बड़े लोगों का हाथ था राजीव भाई की मृत्यु में? यह आकस्मिक निधन था या कोई षड्यंत्र? ये सवाल आज भी सवाल ही है। अगर आकस्मिक निधन था तो 100 का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया? और यदि षड्यंत्र था तो इस पर पर्दा क्यों डाला गया? इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु पर सबकी खामोशी लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करती है। वही सवाल हम लेकर आए हैं आपके बीच। आज के समय में न्यूज़पेपर और न्यूज चैनलों में काम करने वाले पत्रकार नहीं, केवल मीडिया कर्मी हैं, जो एक व्यवसाय के रूप में काम कर रहे हैं। अगर ये पत्रकार होते तो सवाल जरूर खड़ा करते। किसी बॉलीवुड एक्टर की मृत्यु हो जाए तो सुबह से शाम तक टीवी चैनलों पर उनकी ही खबरें दिखाई जाती है, लेकिन एक क्रांतिकारी की मृत्यु पर सब चुप हो जाते हैं। उनके बारे में कोई बात नहीं करता जिसने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। आज हम उन्हीं से संबंधित सवाल लेकर आए हैं आपके बीच। आखिर क्यों राजीव दीक्षित जी की मृत्यु की खबर को छिपाया गया? आखिर क्यों उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया? आखिर क्यों उनकी मृत्यु की सीबीआई जांच नहीं हुई? भारत में आज भी ऐसे लाखों लोग हैं जो राजीव दीक्षित जी को अपना आदर्श मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनके दिखाए मार्ग पर चलते हैं। इन्होंने अपने व्याख्यान से करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल दी। अगर आप राजीव दीक्षित जी को नहीं जानते होंगे तो ये प्रोग्राम देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये आखिर है कौन। राजनीतिक दलों से लेकर बॉलीवुड और विदेशी कंपनियां इनके भय से सभी कांपते थे। अगर राजीव भाई अभी तक जीवित होते तो देश में एक बार फिर से क्रांति हो चुकी होती। भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को जागरूक करके इन्होंने कई रहस्यों से पर्दा उठाया। राजीव भाई ने जीवन भर आयुर्वेद और स्वदेशी का प्रचार किया और लाखों बीमारों को आयुर्वेद के माध्यम से ठीक भी किया। ये होम्योपैथी दवाओं के भी बहुत अच्छे जानकार थे। काम दुनिया में असंभव नहीं होता, करने वालों का संकल्प। इनके व्याख्यान सुनकर लोग फिर से अपनी प्राचीन संस्कृतियों और सभ्यता की ओर मुड़ने लगे। इन्होंने सनातन पद्धतियों में छिपे विज्ञान से लोगों को अवगत कराया और अपनी संस्कृतियों के महत्व को समझाया। क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करिए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। राजीव भाई की बातें तथ्यों पर आधारित होती थी, इसलिए आज तक उन्हें कोई गलत सिद्ध नहीं कर पाया। जीवन का मूल्य, जीवन की गुणवत्ता, जीवन में उत्तमता, ये कोई भी सत्य पूरे बेबाकी से बोलते थे। राजीव भाई का ये निर्भीक अंदाज लोगों को प्रभावित करने वाला था। वो आपको कोई दिखा देना। मीडिया हो या फिल्म इंडस्ट्री, राजनीति हो या विदेशी कंपनियां, सबके सच को उजागर करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। भारत के हर कोने में आज भी राजीव भाई के करोड़ों चाहने वाले हैं। अपने समर्थकों के दिलों में राजीव भाई आज भी जीवित है। तो चलिए आज हम आपको उनके कार्यों के बारे में बताते हैं। अगर हम उनके बारे में बात करने लग जाएं तो शायद ये टीवी प्रोग्राम खत्म ही नहीं होगा, एक लंबा समय लग सकता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं उनके बारे में बताने की। आजादी से पहले गांधी जी ने स्वदेशी अपनाओ आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन देश आजाद होने के बाद इस आंदोलन का असर फीका पड़ गया और फिर से विदेशी कंपनियां भारत में घुसने लगी। भारत को एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में देखने का सपना लेकर राजीव दीक्षित जी ने फिर से एक नई ऊर्जा के साथ पूरे देश में स्वदेशी अपनाओ आजादी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की और इसका असर एक बड़े पैमाने पर देखने को मिला।
इनका जन्म 30 नवंबर 1967 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। ये आजीवन ब्रह्मचारी रहे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कुछ समय भारत के CISR और फ्रांस के टेलीकम्युनिकेशन सेंटर में काम भी किया। इसके बाद वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के साथ जुड़ गए। इसी बीच उनकी प्रतिभा के कारण CSIR में कुछ परियोजनाओं पर उन्हें काम करने के लिए और विदेशों में शोध पत्र पढ़ने का मौका भी मिला, लेकिन उनके अंदर हमेशा से ही देश के लिए कुछ करने की चाहत थी। उनका ध्यान जब विदेशी कंपनियों पर गया तो उन्होंने देखा कि ये भारत में घटिया सामान बेचकर पूरा मुनाफा कमा रहे हैं और भारत को लूट रहे हैं। फिर उन्होंने लोगों को जागरूक करना शुरू किया, स्वदेशी का प्रचार किया ताकि भारत और भारतीय कंपनियों का विकास हो सके। इसलिए उन्होंने विदेशी कंपनियों के नाम उजागर किया और भारतीय कंपनियों की सूची तैयार कर लोगों तक पहुंचाया। इसके साथ उन्होंने आयुर्वेद के प्रभाव और उसके महत्व के बारे में लोगों को बताया और एलोपैथी दवाइयों के दुष्प्रभाव के बारे में बताया। आज एलोपैथी और आयुर्वेद की तुलना देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर आज राजीव भाई हमारे बीच होते तो इस मामले में एलोपैथ को उनसे बेहतर जवाब और कोई नहीं दे सकता था। एलोपैथी बीमारी का उपचार करती है, लेकिन आयुर्वेद कभी बीमार ही नहीं होने देता। राजीव भाई ने महर्षि वाघ भट्ट द्वारा रचित अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह पुस्तक के माध्यम से लोगों को आयुर्वेद की बहुत सी जानकारियां दी। धीरे धीरे वो लोगों में खास लोकप्रिय होने लगे और उनके करोड़ों फॉलोअर हो गए। राजीव भाई ने 20 वर्षों में ही लगभग 12,000 से अधिक व्याख्यान दिए। भारत में 5,000 से अधिक विदेशी कंपनियों के खिलाफ उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी। उन्होंने 9 जनवरी 2009 को भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का दायित्व संभाला और बाबा रामदेव के साथ मिलकर स्वदेशी का प्रचार प्रसार किया। काले धन के बारे में सबसे पहले राजीव भाई ने ही लोगों को जागरूक किया। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिमी सभ्यता का विरोध करना शुरू किया और लोगों को भारतीय संस्कृति और सभ्यता के महत्व के बारे में बताना शुरू किया। भारत आत्मनिर्भर तभी बन सकता है जब वो फिर से अपनी संस्कृतियों को अपना ले। राजीव भाई ने प्राचीन भारत की गौरवशाली इतिहास से लोगों को प्रेरित किया और बताया कि किसी जमाने में भारत विश्व गुरु हुआ करता था, लेकिन पश्चिमी देशों की सभ्यता के नकल करने के चक्कर में हम भारत को पीछे लेकर चले गए। उन्होंने भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का सपना लोगों को दिखाया और इस दिशा में जीवन भर कार्य भी किया। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा काला दिन आया जिसके अंधकार की छाया पूरे देश में पड़ी। छत्तीसगढ़ में राजीव भाई एक दौरे पर गए थे। पूरा दौरा पूरा होने के बाद 30 नवंबर 2010 को वो भिलाई पहुंचे। उस दिन दिल का दौरा पड़ने से उनकी देहांत हो गई, लेकिन देहांत का कारण दिल का दौरा था या कोई और वजह, ये आज तक स्पष्ट नहीं हो सका है। उनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य है। बाबा रामदेव के साथ मिलकर वो कार्य कर रहे थे, लेकिन कई बार राजीव भाई और बाबा रामदेव के विचार आपस में नहीं मिलते थे। उनके समर्थकों का कहना है कि बाबा रामदेव भी उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गए थे और उनके पीछे षड्यंत्र रचने लगे थे। राजीव भाई के समर्थक उनकी मृत्यु का कारण बाबा रामदेव को मानते हैं। बाबा रामदेव पर लगा ये आरोप कितना सही है, भारत सरकार को इसकी CBI जांच करवाना चाहिए। राजीव दीक्षित जी के पार्थिव शरीर को उनके परिजनों को सौंपने की बजाय हरिद्वार में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके अंतिम समय में बाबा रामदेव ही उनके साथ थे, लेकिन उनकी पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। ऐसे में प्रश्न तो खड़ा होता ही है। आपको बता दें कि राजीव भाई के दुश्मनों की कमी नहीं थी। विदेशी कंपनियों से लेकर राजनीतिक दल और पूरा बॉलीवुड उनके खिलाफ था। तो किसका हाथ था राजीव भाई की मृत्यु में? मैं इस प्रश्न को आपके बीच छोड़कर जा रहा हूं और भारत सरकार से अपील करता हूं कि इसकी पुख्ता जांच करवाकर इस रहस्य से पर्दा उठाए। कलम से क्रांति में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए निम्स न्यूज।